नमस्कार, चुनावी दंगल 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और इस बार का जो चुनाव है वाकई में ऐतिहासिक है। हम सब जानते हैं, जितने यहाँ पर सपोर्टर खड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, हम सब जानते हैं कि ये ऐतिहासिक चुनाव है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये है कि ये रिजर्व सीट हुई है, पहले ओपन हुआ करती थी। दूसरी बड़ी बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में 83 सीटों से 87 नहीं बिल्कुल 90 सीटें कर दी हैं, जिसमें आप 43 जो है जम्मू प्रोविंस की हैं और 47 जो है कश्मीर प्रोविंस की हैं। ऐतिहासिक चुनाव इसलिए भी है क्योंकि पहली मर्तबा एक झंडे और एक संविधान के तले ये चुनाव होने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रिजर्व हुई है ये सीट कठुआ की, एक लंबे अंतराल के बाद 87 तक ये रिजर्व हुआ करती थी। अब उसके बाद ओपन हुई और अब नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और उसको रीड्राफ्टिंग रीडिजाइन किया गया और अब ये नए सिरे से नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। रविंद्र सलाथिया जी बीजेपी के हमारे साथ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और नरेश जी कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। संदीप मल्होत्रा जी बहुजन समाज पार्टी से, इनके पिताजी का भी बड़ा योगदान रहा है, हम उनसे मिलते रहे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये के बख्शी जी एनसीसी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, चुनावी दंगल में दंगल का एक हिस्सा बनने के लिए। और मीर चंद सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वेल, यहाँ से काफी बार बीएसपी जीती है। उम्मीद, आप क्या उम्मीद लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस चुनावी दंगल में उतरे हैं? देखिए, उम्मीद की बात करें तो चुनावी दंगल में उतरना ये हमारा एक पर्सनल जो वो डिसीजन था वो नहीं था जी। क्योंकि कठुआ की जनता ने जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो अपना विश्वास दिखाया था हमारे पिता श्री सोमराज मल्होत्रा जी की तरफ, उनकी 25 साल की मेहनत की तरफ, उसके चलते हमारा जो योगदान रहा सोसाइटी की हेल्प आउट के लिए या सोसाइटी में जो भी डिप्राइव्ड, जो भी गरीब आदमी था, उनके उत्थान के लिए जो कोशिश करी गई उसको मद्देनजर रखते हुए कठुआ की जनता ने एक कोशिश दी है, एक उम्मीद दी है। उसी उम्मीद और उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग आज मैदान में हैं। और पहली तारीख को यहाँ पे जो वो उम्मीद, वो मतदान, वो जो दम है वो कठुआ के लोग दिखाएंगे अपना आशीर्वाद देके। हमें यहाँ से जो कठुआ विधानसभा सीट है उसमें उन्होंने हमारा जो भविष्य है वो पेटियों में इलेक्ट्रॉल उसमें बंद करेंगे। बिल्कुल, ईवीएम में बंद हो जाएगा 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को जब चुनाव होगा। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है जो ब्यूरोक्रेट था, वीआरएस लेकर के तुरंत उसको आपने टिकट दी, क्या सोच करके टिकट दिया है? ऐसा है कि डॉक्टर भारत भूषण जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं इस समय कठुआ विधानसभा से जी, वो पहले तो जब एज ए ब्यूरोक्रेट थे तो उन्होंने उस समय यहाँ पर कठुआ में कई पदों पे काम किया हुआ है। जैसे कि वो बीडीओ पर नोटी रहे हैं, कठुआ में एडिशनल डीसी रहे हैं और जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज रहे हैं। और जब एडिशनल डीसी कठुआ में कार्यरत थे उस समय उन्होंने बहुत से लोगों के ऐसे काम किए जो आज लोग उनको सहायक बने हुए हैं। और लोग उनको दावा कर रहे हैं कि इस बार जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट दिया है। और मैं यकीन है कि आप मानेंगे कि इस बार जो 8 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी सीट निकालेगी। चलिए, मैं अपने कैमरामैन कुलदीप से कहूंगा, मेरे एक्सट्रीम राइट में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है। हम सब जानते हैं कि इनका क्या बलिदान है। 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील किया गया, उसका पहला चैप्टर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था। मैं एक्सट्रीम राइट में कहूंगा, इस तरफ से देखे गुरुद्वारा सिंह साहब हमारे साथ बिल्कुल सामने है, हम इनको भी शत शत प्रणाम करते हैं और चाहेंगे कि कठुआ के उम्मीदवार, कठुआ के जितने भी मतदाता हैं जो मतदान करने के लायक हैं, वो अपने जिस दिन मतदान होगा 1 अक्टूबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपका वोट जो है किसी को किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकता है। और आप अपना जीता हुआ नुमाइंदा अगर भेजेंगे तो अप्रोप्रिएट फोरम में आपकी बात रखेगा और आपका काम करवाएगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग राइट का जरूर इस्तेमाल करें। नरेश जी, आपकी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आपने बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे सरेंडर ही कर दिया। आप देखिए, वकार रसूल की सीट पर भी कोई
नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट खड़ा है, आप देखिए तारिक हमीद करा जो आपके प्रेसिडेंट है, वहां पर भी क्या इतना सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? नो चीफ स्पोक्स पर्सन नौशहरा से वहां पे भी आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर की कोई बात नहीं है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जी, वेणुगोपाल जी और तारिक हमीद करा जी और उधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। उमर अब्दुल्ला सारे बैठे और एक अलायंस किया। जी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने का एक अलायंस किया, जी, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर की हालत अभी आपने बोला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चौक के अंदर जी, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो हमारी दफा 370 और 35 जो हमारे हक हुकूक थे उसको खत्म किया। और नरेश जी, इस स्टेट के अंदर घुसने के लिए आपको लखनपुर से परमिट लेना पड़ता था। वो कब लेना पड़ता था जी। परमिट? कब लेना पड़ता था? आज तो कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं थी। आज लोग हिंदुस्तान के अंदर ये भाषण देते हैं कि दफा 370 तोड़ दी और हम जम्मू कश्मीर के साथ मिले हुए। जो जम्मू कश्मीर के लोग पहले जहां से पंजाब दिल्ली में जाते थे वो वाया पाकिस्तान से जाते थे। दफा तो पहले भी टूटी थी, पहले भी लोग जाते थे। ये एक लोगों को गरीब लोगों का खून पिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। और जो हमारे हक हुकूक, हमारी नौकरियां जो जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सेफ थी वो आज बाहर से आके जहाँ नौकरी कर रहे हैं। और पूरी डेमोग्राफी हमारी जम्मू कश्मीर की और खास करके कठुआ की इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं बक्सा आपके पास लौटता हूँ, लेकिन इनसे जवाब जानना चाहूंगा किस तरीके से ये कह रहे हैं कि पहले भी 370 टूटा हुआ था 5 अगस्त से पहले। आपका क्या कहना है? पहले इन लोगों को पूछिए क्या आप उन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो कहती है कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलकर तख्ते सुलेमानी रख दिया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या ऐसी सोच रखती है वो? ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करती है जो कहती थी हिंदुओं को 2 इंच भी जमीन अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं देंगे? बात छोड़िए, आप छोड़िए। इस जम्मू कश्मीर में एक प्रधानमंत्री हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को खत्म करके एक विधान, एक संविधान, एक झंडे को लेकर आई है। मैं आऊंगा आपके पास नरेश जी, आपके पास आऊंगा नरेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन टेलिंग लाई। जो देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की हम बलिदानी को कभी नहीं भूल सकते। हमारा कोई बीमार हो जाता था उसके लिए हम बाहर चेकअप कराने के लिए हमें 1952 से पहले परमिशन लेने पड़ती। किसी की शादी हो जाती थी 2 दिन भी वो वहाँ से लेट हो जाता था, उसको फिर से परमिट रिन्यू करवाना पड़ता था। पूछिए कि आप उस चीज का विरोध करते हैं कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलकर तख्ते सुलेमानी रख दिया जाएगा? पूछिए एक बार। मुखर्जी के बाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बाद जो हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। बक्सा आप कठुआ से, मैं नरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। आप चिंता क्यों करते हो? बड़ा टाइम है हमारे पास। बक्सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में आप चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हो? वाकई में आप चाहते हैं कि उनको छोड़ा जाए जो पत्थर मारा करते थे फौजियों को? जो एक तरफ इनकाउंटर चल रहा होता तो आतंकवादियों के साथ लड़ रहे होते और वो दूसरे लोग पत्थर मारते, उनको जेल से निकालना चाहते हैं आप? आपको याद होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो पाकिस्तान से बात करने के हक में थे। जी। उन्होंने कहा था कि अपने पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, पड़ोसी दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। क्या लोग बिरयानी खाने के लिए वहां जा सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर सकते हैं? वो क्यों नहीं बात कर रहे? रविंद्र जी आप मुझे बताइए, दोहरा स्टैंडर्ड क्यों? अगर ये बात करें तो आपको बुरा लगता है। अब आप देखिए, एक मिनट, अब आप सुनिए, आप सुन लीजिए। देखिए, अगर ये कहते हैं ऐसा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चलिए। ऐसा है कि धारा 370 के बाद जब 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 का जब समाप्ति की, 35A की समाप्ति की, और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चली और 10 साल में
मैं ये अक्सर आपके साथ दावे से कह सकता हूं कि जो 77 सालों में, जो 74 सालों में इन्होंने काम नहीं किया, वो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इन 10 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विकास की एक लहर और एक नहर बिछा दी है। ये आपको भली भांति पता है कि इससे पहले की क्या था यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बातें करने में बहुत है। कांग्रेस ने 74 साल सर्विस की है, 74 साल सर्विस की है, और 74 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये कई बार इनका अकॉर्ड हुआ है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथी से कि जैसे आपने सवाल किया बकार रसूल ने तो ये कहा कि हल तो हमारे खून से सनी हुई है। इसका जवाब कौन देगा? ये कांग्रेस जवाब देगी इसका? अभी भी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस से। नरेश जी, मैं आपके पास रोकता हूँ, मैंने आप ही के पास आना, मुझे पता टाइम बड़ा है हमारे पास, खुल के बातें करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। जी, आपको क्या लगता है इश्यूज क्या है? एक तो बेसिक इशू ये है, संदीप जी आप बैठे रहिएगा, आपसे बड़ा मजा आ रहा है बात करने का। ये एक बेसिक इशू है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको भी सबको पता होना चाहिए, नार्को टेररिज्म सबसे बड़ा इशू है, ये आपको लेकर के चलना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले बंदूक थमाई आपके हाथों में, युवाओं के हाथों में, वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब जब नशा दिया है ना, हर तीसरे घर में बच्चा, जवान बच्चा मृत्यु को अपने साथ लेके आ रहा है। ये भी एक है। जी सर, मुद्दे बहुत हैं, एक हो तो मैं बताऊं। चलिए आप एक बता दीजिए, पहले शुरुआत कीजिए। जी, करने किया तो आपको एरो दिखाई दिया कि इधर कठुआ पड़ता है? जी नहीं दिखाई दिया। जी, और 6 एमएलए हमारे कठुआ के जाएंगे यहाँ से जीत के। जी, किसी भी पार्टी के हो, हम किसी पार्टी के मुद्दे पे नहीं है। ये मेरा कठुआ है, ठेकों का शहर बन चुका है, खड्डों का शहर बन चुका है, और डेंगू के ऊपर इतने मतलब प्रोग्राम होते हैं। लेकिन मैंने 3-4 बार सर पूरा दिन प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन एसपी दफ्तर के पास ही वहाँ पे पानी अभी भी आप देख सकते हो रुका हुआ है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आगे आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि हमारे जो कठुआ खड्डों का शहर बना हुआ है, इसको सुंदर किया जाए। जी, मंशूर, बीएसपी का मैनिफेस्टो क्या है, मंशूर क्या है, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कठुआ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको लेकर के आपका क्या रोड मैप है? क्योंकि कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को रोड मैप देती है और रोड मैप के मुताबिक वो वोट मांगता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज तक 78 साल से मैनिफेस्टोज लाए, उनके ऊपर अमले जामा कितना हुआ, आप उसके बारे में बात करें। बहुजन समाज पार्टी इस बार उतरी है एक मैनिफेस्टो से, जो किसी किताब पे, किसी अल्फाज पे, किसी उस पे नहीं लिखा गया, किसी फ्लैक्स बोर्ड पे नहीं लिखा गया, कहीं वेबसाइट पे नहीं दिया गया। हमारा मैनिफेस्टो है हमारे यूथ की बात, हमारा मैनिफेस्टो है यहाँ के गड्ढों की बात, हमारा मैनिफेस्टो है यहाँ की डेवलपमेंट की बात, हमारा मैनिफेस्टो है हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा की बात, हमारा मैनिफेस्टो है हमारे बुजुर्गों की बात, हमारा मैनिफेस्टो है यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो आपने नार्को टेररिज्म की बात करी, हमारा मैनिफेस्टो है यहाँ के ड्रग्स मैनिक की बात। यहाँ पे हमारे कठुआ के यूथ को ड्रग्स में डाल दिया गया। सब बोलते हैं चिट्टा चिट्टा, एक चिट्टा लेने वाले को अगर पता है कि कहाँ से मिलेगा, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को पता नहीं है कहाँ बंद करना है? आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग एंटी ड्रग एक्टिविटीज चलाते हैं, तो आप क्यों ना वाइन शॉप्स, क्यों घर घरों में प्रोविजनल स्टोर्स पे आप लोग एलो कर रहे हो? आप लोग नशे की तरफ तो बच्चों को आदत खुद डाल रहे हो। अगर बात करें, कोई बोलना चाहता है कोई? बिल्कुल। अभी अगर एक छोटी सी बात करूं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की। मैं किसी सरकार, किसी गवर्नमेंट, किसी पर्सन या किसी पार्टी को टारगेट नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कठुआ के यूथ की, मैं बात करूंगा कठुआ के लोगों की। हमारे कठुआ में लाइब्रेरीज हैं, लेकिन आप ये बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाता है? मैं बात करूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया की। हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे कहीं पे भी यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं, उनकी जो हायर एज लिमिट है वो 40 इयर्स है। हमारे जम्मू कश्मीर में 32-34 ईयर है। क्यों? क्योंकि जब ये बात कहीं पूछी गई तो बताया गया ये यूटी है, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली में कैसे 40 साल का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है? क्या हमारे बच्चे यहाँ पे अनपढ़ हैं? चलिए नरेश जी के पास चलते हैं। नरेश जी, जैसे उस साइड से बड़े तीखे सवाल आप पर दागे गए और पूछा गया, तख्ते सुलेमान चाहिए आपको 370 वापस आइए। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, ये आप चुप रहिए। भारत माता की, इनके बाप की नहीं है, किसी के।
आपने सुना जी। आपने अभी कहा कि शंकराचार्य का मंदिर का नाम चेंज कर रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं? ये प्रूफ बताएं, किसने बयान दिया, कहाँ दिया, क्यों लोगों को बड़ा प्रूफ लेके आओ, ऐसे झूठ ना बढ़ाओ। बाकी पत्थरबाजों की बाकी पत्थरबाजों की चुप, बाकी पत्थरबाजों की बात की इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कश्मीर के अंदर जाके और महबूबा मुफ्ती के साथ अकार्ड करके 7,000 पत्थरबाजों को इनके डिफेंस मिनिस्टर ने छोड़ा। ये डबल बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की। उमर अब्दुल्ला के साथ हिंदुस्तान आराम करके बैठ, हिंदुस्तान के अंदर मिनिस्टर चुप करके बैठ, चुप। हिंदुस्तान के अंदर अगर अटल बिहारी वाजपेयी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं आप सबसे, भाई साहब आप सुनो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ डिबेट को डिबेट तक महदूद रहने दें, लड़ाई नहीं करें, क्योंकि शब्दों के इस्तेमाल में कुछ ऐसे शब्द ना निकले जिससे कोई किसी को हार्ट पहुंचे। जी नरेश जी, आप कुछ कह रहे हैं। 70 साल की बात की, एक मिनट चुप। इनके साथियों ने, मेरे दोस्त ने अभी 70 साल की बात की, बहुत सी डेवलपमेंट हुई जी। 70 साल के अंदर जहां आपके कैमरे पड़े हैं, और मेरे साथी ने बोला, अमीर चंद ने, ये रोज पैसे जेब से खर्च करता है। कठुआ के अंदर ये सामने देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खड्डे ही खड्डे हैं, हर 50 फुट के बाद कठुआ टाउन के अंदर खड्डे ही खड्डे हैं इस शहर के अंदर। ये कहते हैं, अभी अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी, कश्मीर के अंदर भाषण देके गए कि 5 लाख नौकरी मैं दूंगा, 3 लाख 3.5 लाख सारा मुलाजिम है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये 5 लाख देगा। इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ गई वो नौकरी? चलिए ऋषि जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, कुलदीप जी भी हमारे। ऋषि, आप पब्लिक के बीच में पैनिक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या आपका सवाल है? पहली तो बात यह है कि जो नौजवान जो वोटर है, इस वक्त आपको मालूम है कठुआ में भी सबसे ज्यादा नौजवान वोटर है, उनके हित की बात कौन सी पार्टी कर रही है? और जब इन्होंने बात की है नौकरियों की, 2 करोड़ नौकरियों की इन्होंने पहले बात की हर साल देने के लिए, तो 10 साल में कितनी नौकरियां इन्होंने दी हैं? इनको इनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? दूसरा, अभी ये बात कर रहे हैं 5 लाख रोजगार का इशू अंग्रेज जी ने बोला, बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो काफी चरम पर है। बिल्कुल। आपका क्या, आप सवाल क्या रखें? सिर्फ बीजेपी वालों से पूछा जाए। बड़े 15 साल हो गए, तो क्या देखेंगे अभी? और क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इस बार? दिया गया हमें बीजेपी ने, आप ही बताएं। सड़कें हमने क्या करनी, चाटनी है क्या? एक्सीडेंट तो फिर भी हो रहे हैं ना, आपके सामने हो रहे हैं बस। बिल्कुल। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सड़कें तो यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन एक्सीडेंट के ग्राफ कम नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर भी कोई जो है वो पॉलिसी इख्तियार की जाए ताकि ये सड़क हादसे कम हो पाए। कुछ और भी यहाँ से हम सवाल लेंगे। जी, क्या आप कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने मुद्दे पे बात करिएगा, राजनीति को परे हटकर। हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, और आने वाले समय में जैसे बताया प्रधानमंत्री जी ने, जम्मू कश्मीर को रोजगार की बौछार लगेगी, और यह बाहर से इंडस्ट्री आ रही है, जो जितना भी रोजगार है। जो सवाल कठुआ के लोग पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है या और भी अदर इश्यूज है जिसको लेकर आज वोट करने की तो जरूरत है, लेकिन उम्मीदें इनको खत्म होती नजर आ रही। बेरोजगारी की मुद्दा में हम मानते हैं बहुत ज्यादा है, और डेली बेजर का मुद्दा भी है। और डेली बेजर का मुद्दा जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी ही इसको सॉल्व कर सकती है, बाकी पार्टियों। कठुआ के विकास को लेकर क्या उम्मीदें हैं? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। हमारे भारत भूषण जी जीतेंगे तो एक बुशार लगेगी डेवलपमेंट की। बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ कठुआ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे मसले हैं उसका हल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि हमारे ये तमाम मसले हल होंगे। मैं विनोद जी के पास वापस जाऊंगा। सर, ये तमाम इश्यूज हैं जो कठुआ के विकास को लेकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। कठुआ के डेवलपमेंट, कठुआ की डेवलपमेंट पर हम ज्यादा चर्चा करें तो बेहतर होगा। जी जी। जैसा अपने ख्याल बना
जैसा अभी लोगों ने कहा कि कठुआ के आप इशू पे बात करना चाहते हैं, ये बेरोजगारी की बात उन्होंने की है बड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कठुआ में 10 साल के जो ये अरसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार होगा कि इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है इस समय, और जो बेरोजगारी को सबसे ज्यादा तोड़ेगी वो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हाँ, सरकारी नौकरियां होती हैं मगर सरकारी नौकरी पूरे यूथ को अकोमोडेट नहीं कर सकती, उसमें इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। और जितनी इंडस्ट्री इस समय कठुआ में आई है, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में ये सब जो जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं वो आपको इसमें वर्किंग में दिखाई देंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कठुआ में 275 करोड़ का ये कीड़िया कंडियाल ब्रिज दिया, 275 करोड़ का, ये सबसे बायोटेक पार्क। मैं ये कहना चाहता हूँ विनोद जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें यहाँ कठुआ में भाईचारा है, सभी हिंदू सिख ईसाई सब लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस नारे को लेकर चलती है। हमारी टक्कर जो है, हमारा जो कैंडिडेट का जो हमारा जिससे हमारी लड़ाई है वो है बसपा से। बसपा का यहाँ पर कहीं दूर दूर आपको नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। बसपा यहाँ पर कैंडिडेट अपना दिया जरूर है मगर बसपा का कई सालों से, चाहे उनकी सेंटर लीडरशिप हो, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो कठुआ में उसका मैं आपके पास बख्शा आपके पास हो तो ये इनका कहना है कि बसपा का कैंडिडेट दूर दूर तक नजर नहीं है, ये भाजपा के प्रतिनिधि कह रहे हैं। सर तो आप इसे बिल्कुल जनता जनार्दन आपके सामने है जी। अभी 1 मिनट के लिए आप पूछ लीजिए कि क्या बसपा का कैंडिडेट यहाँ पे दूर दूर तक बाहर है या अभी मैदान में है? अब अभी यहाँ पे आप यहाँ से एक सवाल आया है कि बसपा का कैंडिडेट यहाँ दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा, नजर ही नहीं आ रहा। जवाब आपके सामने है, जनता जनार्दन का है। अच्छा, एक और बात कही उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन कठुआ कहा कि हैवी इंडस्ट्री आई है कठुआ में। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडस्ट्रीज आना बहुत अच्छी बात है, जो अच्छे काम होते हैं उनको सराहना चाहिए, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे। बट एक जो चीज है, अगर कहीं पे भी इंडस्ट्रीज आती है, अगर कहीं पे भी हम लोग जब इंडस्ट्री देते हैं तो वहाँ पे एक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 70% जो वहाँ के मुलाजिम एम्प्लॉय होने चाहिए वो उस प्रॉपर एरिया के होने चाहिए। ये मेरा यूथ बैठा है यहाँ पे, सरकार आप इनसे पूछ लीजिए कितने % कठुआ के लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज में लगे हैं जो अब इन्होंने बनाई। आप एक बार इनके जाके वहां चेक तो करिए, हमारे रिज्यूम्स जो हमारे, मैं एज ए डीडीसी मैंने रिज्यूम भेजे, मेरे चेयरमैन ने जो रिज्यूम्स भेजे वो उनको सीधा मशीन में डाल के डस्टबिन में फेंक दिए गए। ये है हमारे कठुआ के पॉलिटिशियंस की बात। ये जो यहाँ पे अदर पार्टीज के बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बता दीजिए सरमाएदार पार्टी के लोग यहाँ पे गरीब तरसते हैं जॉब के लिए। आप गवर्नमेंट की नौकरियां तो नहीं निकाल सकते, कम से कम प्राइवेट जॉब्स तो दिलवा दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली कीजिए, हमारा यूथ तैयार है। बख्शी साहब से जानना चाहता हूँ, बख्शी साहब आपने तो कमाल कर दिया, कठुआ की भी सीट छीन ली कांग्रेस से, मतलब इतना दबदबा है आपका। ये फैसला डिलिमिटेशन कमेटी की है जी, और उसके डिलिमिटेशन कमीशन ने थोड़ी कहा उसके बाद जो हमारा समझौता हुआ है जी, समझौते में हमने सरकार बनानी है। यहाँ पे 8 तारीख को, मैं आज डंके की चोट पे यहाँ सभी को बता देना चाहता हूँ, 8 तारीख को उमर अब्दुल्ला यहाँ के जम्मू के मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। जहां इंडस्ट्री की बात है जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ इंडस्ट्री नजर आ रही है, जितनी इंडस्ट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम में यहाँ लगी है, वो बीजेपी वाले सारी उम्र भी लगे रहे, इतनी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगेगी जी। बेरोजगारी की बात, पिछले 10 साल के अंदर नौकरियां तो मिली नहीं, लेकिन जिनकी नौकरियां थी उनकी भी चली गई। 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो सबसे पहले रहबरे तालीम के टीचर लगे, हर पंचायत के अंदर हजारों हमारे टीचर लगे, रहबरे ज़राअत लगे,
उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं आपको पत्थरबाजी का जवाब देता हूं, 1900 जब फारूक उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जितने पत्थरबाज थे सब अंदर दे दिए थे। लेकिन उसके बाद जब यहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी तो राजनाथ सिंह जी ने आके जितने पत्थरबाज थे सभी को रिहा कर दिया। तो वो पत्थर ही मारेंगे, वो और क्या मारेंगे। बख्शी साहब बड़े भावुक हो चुके हैं और बख्शी साहब ये नहीं जानते कि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चपरासी का तबादला नहीं करा सकता, तो मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा। अब आदत ये बन गया, हालत ये है कि दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, गांधीनगर और बड़गाम से, और दोनों जगह से जीत पाएंगे कोई उम्मीद नहीं है। मैं इनसे हाँ, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे देखते हैं? मेरे भाई बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे ना जाएं और आपस में भाईचारा बना के रखें। ऐसा मत करो जैसे आप मतलब इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, ये मैसेज हमारे कठुआ का गलत जा रहा है कि लोग कठुआ के कैसे हैं। तो बात रही मुद्दे पे बात की जाए, ना कि धर्म पे बात की जाए। भगवान सभी के हैं, राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सभी के हैं। तो मैं आपको कठुआ लखनपुर प्रवेश द्वार के पास की बात बताता हूँ। प्रवेश द्वार लखनपुर के पास ही माँ गाँव है एक, लखनपुर के पास ही, और उनका अभी तक आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। और मैंने वहाँ के सरपंच से बात की, सरपंच साहब ने बोला इनके फिंगर नहीं लगते, और जिनके फिंगर नहीं लगते उनका क्या किया जाएगा। जी, ये इशू है, जिनके आधार कार्ड नहीं बने, मुझे लगता है प्रायोरिटी से उनके आधार कार्ड बनाए जाने चाहिए। लेकिन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं, जिस तरीके से मैनिफेस्टो पीडीपी का और एनसी का, इन मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अलगाववाद से प्रभावित है ये? देखिए, ये एक पॉलिटिकल गेम होती है। जो भी मैनिफेस्टो देता है वो अपने एरिया, अपने रीजन की जनता के अकॉर्डिंगली करता है। जो वहाँ की जनता के साथ जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ की जनता कुछ देख रही है, और उनके जो नुमाइंदे हैं वो अपनी नुमाइंदगी प्रदान करने के लिए वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली मैनिफेस्टो देते हैं, ताकि वो अपने वोटर्स को लुभा सकें, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। जैसे भाजपा हमारे गरीब लोगों को 5 किलो राशन पे, राम मंदिर पे, जो इसके नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, रोजगार के बार बार जो लतीफ़े जुमले देते हैं, वो भी तो है ना। ये तो ये अपने वोटर्स को लुभाने का, ये वोटर्स को लुभाने का एक तरीका है। इसीलिए मैनिफेस्टोस पे ना जाए। जनता जनार्दन बहुत समझदार हो चुकी है, उनको सही गलत में पता है। जात धर्म से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों को, एक लीडर को बात करनी चाहिए लोगों के डेवलपमेंट की, लोगों को बात करनी चाहिए अपने एरिया के उत्थान की, लोगों को बात करनी चाहिए, लीडर को बात करनी चाहिए हर आम जनमानस की, जो प्रॉब्लम्स उनको डेली होनी चाहिए। या फिर जो एक ऐसी बात जो हमारे कठुआ का बहुत बड़ा मुद्दा है, एक गौशाला बनाई थी कोविड के दौरान हमने, हमारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, और बहुत अच्छे तरीके से चलाई। पूरे शहर वासियों ने उसका सहयोग दिया। आज पूरे जानवर जो हैं वो गौशाला में कम, हमारे कठुआ की गलियों में ज्यादा है। उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती, जबकि गौरक्षा का ठेका सब इन्होंने ले रखा है। चलिए नरेश जी, अब सवाल ये उठता है, 5 अगस्त 2019 को हुआ जो हुआ, क्या कांग्रेस चाहती है कि 370 वापस आए? क्या कांग्रेस चाहती है दूसरा झंडा वापस मिले? क्या कांग्रेस चाहती है कि दूसरा संविधान भी वापस मिले? खोल के बात करें। कांग्रेस चाहती है कि लोगों की नौकरियां, लोगों की जो सुविधाएं हैं, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। आप दाएं बाएं हमें घुमाना चाहते हैं, लेकिन वहां हम नहीं घूमेंगे। कांग्रेस चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। अभी प्रधानमंत्री साहब ने 3 दिन पहले डोडा के अंदर एक रैली की थी। उन्होंने कहा 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। अभी कहा, अरे प्रधानमंत्री साहब, पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई, वो किसने लूटा? अरे प्रधानमंत्री साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब सेंटर में मंत्री किसने बनाए? उनकी काबिलियत देखी तो तब उनको मंत्री बनाया। ये कौन सा दोहरा मान तड़प कहते हो? इसलिए आज मुल्क के अंदर जरूरत है। आज महंगाई कितनी है? साथी साहब ने कहा 70 साल में तरक्की। 70 साल में कांग्रेस ने यह किया कि 70 साल में 400 रुपए का गैस का सिलेंडर, आज 5 साल में आई 1200 रुपए का गैस सिलेंडर। 70 साल में
लोगों को 12 रुपए किलो आटा मिलता था, 15 रुपए किलो चावल मिलते थे, 200 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 3000 रुपया बिल आ रहा है गरीब लोगों का, हम लोगों का। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं रविंदर जी से। जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिमायती हैं, वहां जाकर आटे का भाव पूछिए और गैस सिलेंडर का भाव पूछिए ना, आपको पता चलेगा कि वहां पर आटे का क्या भाव है और गैस सिलेंडर का क्या भाव है। आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके मैनिफेस्टो को चला रहे हैं, आप उनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर चीज का इन्फ्लेशन होता है, इनको ये नहीं पता। नरेश जी एक मिनट, जो इकोनॉमी, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहीं पे पर भी नंबर पे नहीं थी, वो आज 5वें नंबर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी है और वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, मैं इनको बिरयानी, मुझे ये कहना है, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये कहना है कि ये बताएं, क्या ये स्टोन पेल्टिंग और जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देते थे, क्या आप उनकी सपोर्ट करते हैं? क्या आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए प्रधानमंत्री साहब के बैठे हुए चलिए सारे साथी सुनिए। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जब मुफ्ती साहब ने शपथ ली तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। उनके बैठे हुए बोला, प्रधानमंत्री के सामने बोला। किस बात का शुक्रिया? नरेश जी, मणिशंकर अय्यर को याद कीजिए, पाकिस्तान के आगे जाके झोली फैलाई थी, मोदी को हटाना है। बिल्कुल कुछ और पब्लिक है हमारी कठुआ की, उससे उनसे भी पूछेंगे क्या सवाल आप करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है जड़ से। आज तक हमारा जम्मू प्रोविंस, कठुआ प्रोविंस जो था, कठुआ हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, बिल्कुल शांत एरिया था। आज कठुआ में वो हालत हो गई है, आज दयालचक में अटैक हो रहा, आज बनी में अटैक हो रहा, आज हीरानगर में अटैक हो रहा। ये कौन सा चरम खत्म कर चुके हैं, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा। इनके कभी अमित शाह आके के कहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन और शांति है, दूसरे दिन बयान दे रहे हैं। आज 10 साल लगा दिए इलेक्शन के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कि जम्मू कश्मीर। चलिए आतंकवाद का मुद्दे पर यहाँ पर बात कीजिए, आप क्या रखेंगे अपना सवाल? सर मेरा सवाल यही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ना तो नौकरी तो छोड़ो, महंगाई ने कमर ही तोड़ के रख दी है सबकी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। बिल्कुल महंगाई का मुद्दा चरम पर है और आतंकवाद के मुद्दे पर यहाँ पर बात की गई। एक सवाल यहाँ से भी लेंगे, क्या आपका सवाल रहेगा? नमस्कार, मेरा मानना है कि ये जो डिबेट चल रही है इस पे लोकल मुद्दों पे बात की जाए। जब भी हमने यहाँ पे लोकल मुद्दों के बारे में किसी से बात करना चाहिए तो नेशनल जो मुद्दे हैं उनका हवाला देके लोकल मुद्दों को दबा दिया जाता है। हमारी यही इनसे पूछना है कि लोकल मुद्दों पे अगर बात करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल, यहाँ पर लोकल इश्यूज को लेकर कहा जा रहा है कि उसके ऊपर ज्यादा बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजनीति के मुद्दे तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। विनोद जी, ये तमाम इश्यूज हैं जिसको लेकर इनसे जवाब मांगा जाए। डेली वेजर्स एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे लगता है कि ये भी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ऐसे डेली वेजर्स हमने देखे हैं। मैं कुछ लोगों के घरों में गया हूँ जो बतौर डेली वेजर जिन्होंने ज्वाइन किया और रिटायरमेंट भी उनकी होगी, उनके आधार कार्ड पे डेट देखी जाती है, जैसे ही 60 साल मुकम्मल होते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। इवन एक सिंगल पैनी नहीं, उनको एक सिंगल पैनी नहीं। हमने देखा है जो सरकारी जी पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, इनकी डबल इंजन की सरकार थी। जहां तक डेली वेजर्स की बात की गई है विनोद जी द्वारा, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि अभी जो फैसला हुआ है उसमें ये कहा गया जैसे ही सरकार बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, पहली कैबिनेट में जितने भी डेली वेजर्स, जितने भी जो लोग एडहॉक बेसिस, उनको सबको पहली कैबिनेट में उनको वहां पर परमानेंट जॉब दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है और हमारे नेताओं ने भी स्टेज के ऊपर बोला हुआ है। जी नरेश जी, आप क्या कहेंगे? ये पहली कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, सारे कैबिनेट क्या मसला आया लोकल का, डेली वेजरों की बात। इन्होंने कहा मैनिफेस्टो में, बता दे मैनिफेस्टो, झूठ। भारतीय जनता पार्टी दूसरा नंबर, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बयान दिया था कि ये पुरानी सरकारों का पाप है डेली वेजर। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया था। एक भाई ये बयान देता है,
दूसरा भाई कहता है मुझे एमएलए बनाओ, मैं 10 दिन में पक्का कर दूंगा आपको। ये हाल है इनका झूठों का, ये झूठों का बोला है, गलत कोट कर रहे हैं, बोला है तो उन्होंने बोला। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये चीज। आप एक पर्टिकुलर लीडर के लिए क्यों बोल रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि हम पहली कैबिनेट में भारतीय जितने भी हमारे डेली वेजेस और डॉग बेसिस आदमी होंगे वो पहले उस मैनिफेस्टो उसके बीच में लगेंगे, परमानेंट किए जाएंगे, उनको रिस्टोर किया जाएगा। लोकल इशू में कठुआ की जनता को बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, खड्डे तो आपने पूरे शहर के अंदर देखे हैं, ना लोगों को पानी मिलता है ना लोगों को बिजली मिलती है, कब आती है कब जाती है। कोई भी सेक्टर में कठुआ की डेवलपमेंट और म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जीरो डेवलपमेंट अध्यक्ष रहे हैं तो मैंने डेवलपमेंट की है और मैं रोज 3 गलियों के उद्घाटन करता था, 3 गलियों के उद्घाटन किए। ये लोकल इशू है, डबल इंजन की सरकार, काम जीरो। आप अपनी कार्यता बता रहे हैं। चलिए मनोज जी, आप यंग हैं, यंग लीडर हैं, सबसे यंगेस्ट उम्मीदवार हैं जी, आपका क्या रोड मैप है डेली वेजेस के लिए? देखिए, डेली वेजेस के लिए बहुत ही क्लियर आवाज है। डेली वेजेस के लिए बहुत ही एक क्लियर रोड मैप है। अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम यहाँ से सीट लेके जाते हैं, डेली वेजर चाहे वो पीएच में हो, चाहे वो पीडीडी में हो या किसी भी डिपार्टमेंट हो, जितने भी अडाक बेस पे या वो हो, उनको रेगुलाइज किया जाएगा। हमारे पास हॉस्पिटल्स में, हमारे पास हर डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं। जो रिटायर होते हैं उसके बाद हमारे नई अब एडवर्टाइजमेंट तो होती नहीं है। जितने पेपर निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, पोस्ट निकलती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद वो चली जाती है उनकी स्कैम में, उसके बाद हो जाती है लिस्ट चैलेंज और उसके बाद क्रैश हो जाती है, क्रैश कर दी जाती है। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा। अब जो रिटायरमेंट हो रही है, पोस्टें तो खाली हो रही हैं। आप ये बताइए, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर कोई लिस्ट कैंसिल करते हैं, अगर कोई लिस्ट क्रैश करते हैं, तो जो गरीब आदमी ने अपने बच्चों का अपना पेट काट के फॉर्म भरने की फीस की है, उसको वो फीस तो वापस दो। चलिए उसको पब्लिक के बीच में क्या आपका सवाल है? देखिए, पहली बात ये है कि बीजेपी जो है ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब मोदी ने पहली बार सरकार बनाई, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डालूंगा और गरीब आदमियों को जो 50 साल से ऊपर है उन सबको वो दूंगा आयुष्मान कार्ड। आपको पता है सब कुछ बंद हो गया है, पता ना आपको। और ये बात जो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने की है, इनसे ये पूछिए कि जो 2019 में इन्होंने जहाँ पर स्टेट थी, इन्होंने क्यों तोड़ी? इनको क्या परेशानी है जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लटकाते हैं, जोर जोर से फांसी देते हैं और उसके बाद यूपी में जाके बोलते हैं हमने जम्मू कश्मीर को रगड़ दिया। और यहाँ आकर लोगों को बताते हैं कि हम ना बाप बेटी की सरकार है ना बाप बेटी की। 2019 का आप हवाला दे रहे हैं जी, आप कहिए। हाँ जी, मैं डोगरी बोले सर। बिल्कुल। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अपनों को भी बेगाना बना लेते हैं लोग। यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, वो कभी प्रेसिडेंट थे, यूथ प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उसके बाद वो एमसी में चले गए, उसके बाद कांग्रेस सवारी में, उसके बाद आज बीजेपी में। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इनका स्टैंडर्ड क्या है? बिल्कुल 370 को लेकर बात की जा रही है। मैं कुछ और सवाल भी यहाँ से लूंगा। जी क्या बात पूरी सुन ले। यहाँ सारे कठुआ के भाई हैं अपने सारे, ठीक है। इनका मत अलग हो सकता है, इनका प्रत्याशी अलग हो सकता है। इल्जाम यहाँ से आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है ना। सिख भाई भी हमारे यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, करतारपुर कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी ने खोला। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के नाम पर छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने दी। सुन लीजिए, गुरु तेग बहादुर का 400 साल भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। दूसरी बात करूं,
भारतीय जनता पार्टी के समय में अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से राष्ट्रपति बने, दलित समाज से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के समय बनी, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है। अभी हिंदू मुसलमान की बात आई, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा शंकराचार्य का नाम बदलकर तख्ते सुलेमानी कर देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला किसी मस्जिद का नाम चेंज कर देंगे हम? बताइए, हमने हर वर्ग के बारे में सोचा। यस, एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल मर्यादा में रखकर आप अपना सवाल। मैं सभी जनता से ये कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश सुनिए, पहले आते जाते रहेंगी। सुनिए पहले मेरी गुजारिश सुनिए। आपको ये सैटेलाइट चैनल है, बड़े लोग देखेंगे, बात वैसी की जाए सभ्य तरीके से, मर्यादा में रहकर बात। जी हाँ, झूठ सभी से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियां कोई भी हो, कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, सभी ने राज किया, पर जनता जो है वो एक है, वो पार्टी के पीछे नहीं है। और जनता है वो जो काम पे वोट देती है, ना कि धार्मिक मुद्दों पे। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप कठुआ के स्टेटस देखिए। आप कठुआ में एक स्टेडियम है, एक स्टेडियम जिसमें टूर्नामेंट भी वहाँ पे होती है, फुटबॉल भी होती है, ना कोई वहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, ना कुछ स्पेशल है। आप में बात वही आ गई, इनके पास 4 ही मुद्दे हैं, धर्म विकास कठुआ में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि भाजपा कांग्रेस अपने बात तो करे, लेकिन कठुआ के विकास को लेकर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि धार्मिक मुद्दे पर इशू ना हो, और इशू अगर किया भी जाए, बातचीत लोकल और विकास के मुद्दों पर हो। आप पर दोहरे मापदंड का आरोप है कि डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी। मुझे बताए विनोद जी, मुझे ये बताया जाए, यहाँ पर ये रिफ्यूजियों को अभी किसने राइट दिया है? जो सबसे बड़ा इशू 1947 के बाद अगर कोई इशू था, कांग्रेस और एनसी, पीडीपी कितनी देर सरकारें ये रही हैं? मुझे ये बताया जाए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 3.5 साल काटा है, और 3.5 साल के। सिंह साहब शांत हो जाइए, चलिए जो ये बोल। मैं ये बात कर रहा था, 1 मिनट, मैं ये बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा इशू था 1947 के बाद था, वो था रिफ्यूजियों का उनका हक वापस करवाना। वो कौन सी स्टेट होने की, कौन जो भी ये किसने किया, ये परमानेंट, ये लैंड ऑफ किसको दिया, ये पैसे किसको मिले? ये अगर आज भी ये कांग्रेस, इसका मतलब ये रिफ्यूजियों के खिलाफ है, ये खिलाफ है। आप खिलाफ है उनके, इसका मतलब आप खिलाफ है, तो ये खिलाफ है, इसका मतलब कि इनको हक दिलवाया। इनको पहली बार किसी ने इनको हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में अपना राइट दिया है। अधिकार ने कोई गलत काम किया, मेरा ये कहना है। चलिए नहीं, अब मैं नरेश जी, पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बड़े प्यार से सवाल पूछूंगा। आप देखिए, नहीं आप सुन लीजिए, मैं नरेश जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। नरेश जी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं था, वाल्मीकि समाज को आप लाए थे कि सारे अधिकार देंगे, लेकिन उनको कोई राइट नहीं था। गुरखा बरादरी को, बाजीगर समाज को कोई राइट नहीं था। अब बीजेपी ने दिया, उनको क्रेडिट तो देने दो। नहीं, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंदर ये तय हुआ था। ये रिफ्यूजियों की बात की, जहाँ सुनो, और रिफ्यूजियों की बात की, और रिफ्यूजियों को 5-5 लाख दिया। कांग्रेस ने कैबिनेट के अंदर 30 लाख रुपया पास किया था रिफ्यूजियों को देने के लिए, इन्होंने 5-5 लाख दिया। इसलिए ये डबल बात करते हैं, इसलिए ये कांग्रेस के राज में ये सारे पास हुए हैं बिल। आज धक्का लगा तो कोई बात नहीं। ये हंसी की बात है, आप ऐसा बात नरेश जी, पीओजे के रिफ्यूजी और ये रिफ्यूजी अलग कोई ना कोई सरकार आती है, कोई ना कोई काम तो करती है, आसान करती है। मजोत्रा जी, आप हमें ये बताइए। जी, जैसे ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे शम के रिफ्यूजीज थे पहले, जब कांग्रेस सरकार थी या पुरानी सरकारें थी,
उन्होंने भी तो इनको यहाँ हक दिया, ज़मीन दी, बाकी जो पाकिस्तान से यहाँ शंब के रिफ्यूजीज आए थे उनको हक हकूक दिए थे। अगर ये सरकार ने दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये डेवलपमेंट होगी, जो सरकार कुर्सी पे होगी उसने तो टाइम अपनी डेवलपमेंट भी करवानी है, अपने लोगों का ख्याल भी रखना पड़ना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या ये वो राइट्स देके कोई वो नहीं किया। मैं बात करूं एक आयुष्मान कार्ड की। आज हमारे लड़कों को पूछ लिए, यहाँ भी 2 लोग बोल रहे थे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हॉस्पिटल वाले यही कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा, आप पैसे से काम करवाना तो करवाइए। फ़ायदा क्या है उस लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, जुमला देने का? आपसे ये जानना चाहूँगा, अब की सियासत का म्यार इतना गिर चुका है कि जो ज़्यादा मुफ्त सिलेंडर देगा, ज़्यादा मुफ्त में राशन देगा, उसको पैसे, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? पड़ता है सर, पड़ता है। मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जैसे आपने ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा है। मुद्दा है। 5 किलो राशन मिल रहा है अभी। आप 12 सिलेंडर दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि 300 यूनिट मुफ्ती, कोई कह रहा है मैं 200 यूनिट मुफ्त दूंगा। इससे अर्थव्यवस्था पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन बात देखने वाली है कि ये पहले होता है जब इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं आता जी, उसके बाद कोई नहीं आता है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा ये शहर है, ये सुंदर बनना चाहिए जी। शहर में जो खड्डे हैं, अभी गौ माता और नदी इतने यहाँ पे घूमते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं किसी का, और उनकी वजह से कम हमारे कठुआ में डेली एक्सीडेंट होते हैं। उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है, प्रशासन की नजर नहीं है, लीडरों की नजर नहीं है, और हाईवे के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने हमारी भाई बहनें चले गए हैं। इसके ऊपर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को कि गौर की जाए। चलिए, मैं बख्शी साहब के पास जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। बख्शी साहब, आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और पीओजे के रिफ्यूजीज में अंतर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को क्यों राइट आपने नहीं दिए? क्योंकि आपको डर लगता था टनल के पार के लोग नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो ज्यादा हिंदू थे। विनोद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फैसला जो है ये सेंटर की गवर्नमेंट ने करना था, ना कि स्टेट की गवर्नमेंट ने फैसला करना था। उनको राइट देने का फैसला स्टेट के पास हक नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने कभी नहीं चाहा कि कभी हमारी सरकार ने नहीं चाहा कि वेस्ट रिफ्यूजियों को हक नहीं दिया जाए। और जो 47 के रिफ्यूजी हैं, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार ने 30 लाख रुपए का प्लान बना के भेजा था, लेकिन उसके बाद उसमें से 5.5 लाख रुपया दिया गया। आज तक वो लोग जो हैं, जो हजारों कनाल अपनी जगह छोड़ के आए हैं, वो बेचारे दरबदर हो रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे साथी ने बोला बीजेपी के, कि अभी कुछ दिन पहले एक जमीन को खरीदने बेचने का जो कानून पास किया गया, ये कानून पुराना था। सिर्फ इस गवर्नमेंट ने इसको बंद किया था। ये तो उनको पुराना हक था, कोई वो बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। चलिए, मैं अपने सहयोगी ऋषि से जानना चाहूंगा। कुलदीप जी, आप सामने आ जाइए। ये हमारे यहाँ कठुआ के रिप्रेजेंटेटिव है, यही आपका सारा कुछ, ये प्रोग्राम भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। ऋषि जी, एक सवाल, 2 सवाल आप लेंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक लेंगे बीजेपी के लिए और एक कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। और फिर मैं बीएसपी वालों के पास भी जाऊँ। मेरा सवाल ये है कि JNK में इंटरनेशनल स्टेडियम आज तक नहीं बढ़ा, यूथ सारा नशे की तरफ जा रहा है, इसकी तरफ कोई भी सरकार गौर करती है? हर बार 5 साल के बाद इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन यूथ के लिए क्या किया? युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि नशे की तरफ लगातार युवा जा रहे हैं। एक सवाल बीजेपी से लेंगे। हाँ, नहीं, पर ये सवाल किससे? बीजेपी के लिए था। ये बीजेपी से सवाल है कि नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि नशा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है कठुआ के साथ हिमाचल भी लगता है और पंजाब स्टेट भी लगती है, और इसके ऊपर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत काम कर रही है और बहुत से चेक लगा दिए गए हैं। इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। जितना चेक इस समय पुलिस ने लगाया है, मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं हुआ था। चलिए, एक सवाल बीजेपी की तरफ से सवाल लेंगे। क्या कौन आप रखेंगे अपना सवाल? जी, मैं कहना चाहता हूँ इंडी अलायंस है, इनसे पूछना था इनका 370 और 35 पर क्या स्टैंड है। एक बात, 2008 में जब अमरनाथ आंदोलन हुआ था, उस समय पर कांग्रेस और एनसी और पीडीपी इनका क्या स्टैंड था? एक बार फिर से अमरनाथ लैंड रो को लेकर बात की गई है, कांग्रेस का क्या स्टैंड था और 370 को लेकर क्या स्टैंड है? ये 2 सवाल पूछे हैं इस साइड से कि लैंड रो जब हुआ था उस पर क्या स्टैंड है, और 370-35 को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है।
एक तो पहले मेरे साथी ने सवाल पूछा कि नशे के ऊपर आए दिन रोज एक डेथ होती है कठुआ के इर्द गिर्द एरिया के अंदर, रोज एक नौजवान की डेथ होती है और चिट्टा बिकता है। सरकार की जिम्मेवारी है। अडानी, गुजरात के अंदर अडानी पोर्ट के अंदर जो बेचा है, वहाँ हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, 2 दिन टीवी में आया, उसके बाद वो सारी खबर खत्म। वही चिट्टा सप्लाई करके देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन चिट्टे की तरफ धकेल रहे हैं। आप कहते हो कि देश के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, एलिट कैटेगरी की इंडस्ट्री यहाँ लगी है। और कैंसर, हर दिन हॉस्पिटल के अंदर जाओ, हर दिन 3-4 मरीज कैंसर के आ रहे हैं यहाँ। हो गया, कभी 2 महीने 4 महीने में पहले आता था। जो लोकल इंडस्ट्री है वो सारी बंद पड़ी है। और जो नई इंडस्ट्री है, गुजरात से, यूपी से हजारों कनाल, हजारों एकड़ जमीन लेके सब्सिडी खाएंगे और भाग जाएंगे। ये है रेड कंट्री का। चलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग, कठुआ के लोगों ने बड़े अमन से और सभ्य तरीके से डिबेट में शिरकत की। आप सबका हाथ जोड़कर मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे पैनलिस्ट बख्शी साहब, रविंदर साहब, नरेश जी, मुजफ्फर जी और आप सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।